Today we are study BSc second year zoology paper third unit first में तीसरे दिन का अध्ययन करेंगे। थर्ड डे। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे थे अजैविक तत्वों का, अजैविक कारकों का प्रभाव। इसके अंतर्गत हमने पहले तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं प्रकाश का प्रभाव, लाइट। तो प्रकाश किसे कहेंगे? रेडिएशन ऑफ सन, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का छोटा सा द्रव्य स्पेक्ट्रम वाला भाग प्रकाश कहलाता है। नेचुरल लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन है। प्राकृतिक प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश की सहायता से पौधों में प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर एक प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण घटना होती है। आप सब जानते हैं, प्रकाश की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे संसार के प्राणी भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रभाव भी है जो जीवों पर होते हैं। जैसे जीवों पर प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश की मात्रा, तीव्रता, अवधि और गुणवत्ता जीवों के वितरण पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है। प्रकाश की दीप्तिकालिता पर पौधों में परिपक्वन होता है। प्रकाश की मात्रा के आधार पर पौधों की और जंतुओं की जनसंख्या पर भी असर पड़ता है। सेकंड है वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव। प्रकाश का जीवों की वृद्धि व विकास पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। बहुत से जीव प्रकाश की एक निश्चित मात्रा के बाद ही वृद्धि करते हैं। बहुत से जीवों के जंतुओं के लार्वा विशेष प्रकाश प्राप्त नहीं होने तक वृद्धि नहीं कर पाते हैं और लार्वा अवस्था में अपना जीवन यापन करते रहते हैं। थर्ड है वर्णकता पर प्रभाव। प्रकाश का जीवों के, विशेषकर जंतुओं के कलर पर भी प्रभाव होता है। अधिक प्रकाश पर कलर अधिक होता है। जिन क्षेत्र में प्रकाश की मात्रा कम होती है वहाँ पर लाइट कलर होता है। हम वैसे कह सकते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर स्थित जंतु और वहाँ का जो पर्यावरण है वह सफ़ेद कलर के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गमनशीलता पर प्रभाव। बहुत से जंतु प्रकाश की उपस्थिति में अनुचलित होते हैं। जैसे कि हम पौधों के लिए कह सकते हैं, सूरजमुखी का पौधा है, जिधर प्रकाश होता है उधर उसका फूल फ्लावर रहता है। वैसे हम देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति में जैसे बल्ब होता है उसके आसपास बहुत से कीट पतंगे इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत से जीव हैं जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। बहुत से जीव हैं जो प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार इनकी गमनशीलता पर प्रकाश का प्रभाव होता है। मधुमक्खियाँ
मधुमक्खियाँ एक स्पेशल दिशा में सूर्य के प्रकाश से अपनी दिशा को निर्धारित करती है। जनन पर प्रभाव। जनन पर विशेष रूप से फोटोपीरियडिकली दीप्तिकालिता के रूप में प्रभाव पड़ता है। बसंत ऋतु के टाइम पे जनन प्रक्रियाएं अधिक होती है। नेक्स्ट है अपना जल। जल को प्रकृति की आत्मा कहा गया है और जल को जीवन माना गया है। गर्ल्स, पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ माना जाता है। अपने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में भी 70 से 90% भाग जल का माना जाता है और जीवन का उद्भव भी जल में हुआ ऐसा माना जाता है। जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक घोलक होता है। इसे जल को कोशिकीय धातु सेलुलर मेटल भी कहा जाता है। इसके गुण हैं कुछ। तीनों अवस्थाएं परस्पर परिवर्तित होने के कारण ये बायोस्फीयर जीवमंडल में इफेक्टिव रोल अदा करता है, प्रभावी भूमिका निभाता है। सापेक्ष आर्द्रता का प्रभाव इसमें होता है। सिल्वर फिश में प्रजनन जल से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अपना सॉइल, मृदा। मिट्टी पृथ्वी की सबसे उतली सतह ऊपर की सतह होती है, जिसका निर्माण चट्टानों के विघटन तथा उन पर कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों की सतत अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जैसे चट्टानों में विघटन होता है, चट्टानें छोटे छोटे टूट के छोटे छोटे भागों में बारीक से बारीक होती जाती है और उसमें विभिन्न कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पत्तियाँ होती है, जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं, जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस करते जाते हैं, ब्रेक डाउन करते जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप सॉइल का निर्माण होता है। मृदा परिच्छेदी का सॉइल प्रोफाइल। उदग्र काट लॉन्गिट्यूडनल डिसेक्शन में देखने पर मृदा में अनेक स्तर दिखाई देते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर निम्नलिखित हैं। पहला है संस्तर ए। यह सबसे ऊपरी ए स्तर होता है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, वह वनस्पतियाँ उगती है। इसके सब लेवल है A1, A2, A3। सेकंड है संस्तर बी। ये संस्तर ए से नीचे का स्तर होता है। इस स्तर में मृदा और ह्यूमस के साथ लोहा, एल्यूमीनियम व संस्तर ए से रिस कर आने वाले पदार्थ होते हैं। इसके भी 3 स्तर B1, B2 व B3 होता है। नेक्स्ट है संस्तर सी। ये मोटा स्तर है, अधिकांश खनिज पदार्थों का बना हुआ होता है, जो चट्टानों से अपक्षीण होकर बड़े आकार के कंकरों में मिलते हैं। संस्तर डी, यह सबसे निचला चट्टानी स्तर होता है, जो मृदा निर्माण के समय अपक्षीण नहीं होता। नेक्स्ट है मृदा के प्रकार। मृदा 3 प्रकार की बताई गई है: क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोएम सॉइल। अब हम देखते हैं मृदा के प्रभाव। मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है? एनिमल्स प्लांट्स की तरह पूर्णतः मृदा पर निर्भर नहीं होते हैं, परंतु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित अवश्य होते हैं। जैसे चूने की अधिकता वाली मिट्टी में कैल्शियमी कवच वाले स्थलीय घोंघे मिलते हैं। जिस मिट्टी में चूना अधिक होता है, वहाँ पे कैल्शियमी सेल वाले
स्थलीय घोंघे मिलते हैं। केंचुए सदैव अधिक ह्यूमस वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं। अनेक प्रकार के कीट, प्रोटोजोआ, सूत्रकृमि एवं जीवाणु जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर लार्वा अधिक होते हैं, जबकि खनिज युक्त मिट्टी में निमेटोड एनिमल्स अधिकता में पाए जाते हैं। बिलों में रहने वाले एनिमल्स के लिए मृदा की बनावट का विशेष महत्व होता है। घोड़ों की अच्छी नस्ल को परिवर्धन हेतु चूने की मिट्टी की अधिकता वाले घास के मैदानों में फार्म हाउस बनाकर रखा जाता है। प्रवाह एवं दाब। वायु एवं जल का प्रवाह व दाब भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रवाही जल में धाराएँ एक मुख्य नियंत्रककारी परिमितकारी भूमिका निभाती है। तीव्र प्रवाह में प्रोटोजोआ वर्ग के सूक्ष्म जीवों की कमी मिलती है। जल का दाब भी जल स्रोतों हेतु जंतुओं के लंबवत वितरण व संरचना को प्रभावित करता है। समुद्रों में सतह पर जंतुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, किंतु गहराई में अधिक दाब के कारण जंतुओं की संख्या कम होती जाती है। गहराई में जंतुओं को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, अतः बहुत ही कम जंतु जो वहाँ के वातावरण के अभ्यस्त हो सकते हैं वही वहाँ निवास करते हैं। समुद्री जल के जंतु संपीड़ित और कोमल होते हैं। वायु प्रवाह और संवेग भी जंतुओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। वायु दाब भी समुद्र तल से ऊपर जाने पर कम होता जाता है। ये थे अजैविक कारक। कौन से कारक? अजैविक कारक। ताप, दाब, प्रकाश, मिट्टी, वायु, मिट्टी के स्तर, प्रवाह आदि जो कारक अपने सिलेबस में दे रखे हैं उनका अपन ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनेबल अध्ययन किया। अब हम देखते हैं जैविक कारक। जीवों के संबंधों में पौधों से पौधों के मध्य, पौधों से जंतुओं के मध्य व जंतुओं का जंतुओं के मध्य संबंध होते जनरली होते। पौधों से पौधों के बीच में भी होते हैं, पौधों से जंतुओं का भी होता है और जंतुओं का जंतुओं से भी संबंध होता है। इस प्रकार जीवों के मध्य वे अनुक्रियाएं, जीवों के मध्य वे अनेक अनुक्रियाएं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करती है, जैविक कारक कहलाती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करती है, जैविक कारक कहलाती है। क्योंकि जीवों के द्वारा होते हैं प्रभावित, तो जैविक कारक स्वभाव होते जैविक कारक कहलाएंगे। अब देखते हैं जैविक कारक संबंध के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जातीय संबंध, अंतर्जातीय संबंध। अंतर्जातीय को अंत यानी इंट्रा, INTRA, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, जबकि अंतर यानी इंटर, INTER, इंटर स्पेसिफिक संबंध। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को खुद को भी बहुत सी बार अभी भी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर बार बार पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दो शब्दों में अंतर और अंतर, ये इन दूसरी जगह भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं ये एक ही जगह यहीं आएंगे। अब देखते हैं अंतर्जातीय संबंध। अंतर्जातीय संबंध मतलब जंतुओं का संबंध सर्वप्रथम अपनी जाति के सदस्यों से होता है। मतलब अंतर्जातीय यानी एक ही जाति के दो जीवों के मध्य संबंध का पाया जाना अंतर या इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाता है। इसको अंतर्जातीय संयोगी कारक भी कहते हैं। अंतर इंट्रा एक ही जाति के
जंतुओं के मध्य। ठीक है ना। अब इस प्रकार का संबंध कौन कौन सा है? समूहीकरण, एग्रीगेशन, मतलब समूह में रहना और समूह में रह के एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सेकंड है निवहीकरण, कॉलोनाइजेशन। निवहीकरण देखो आप भी जानते हो, ये अविकसित अकशेरुकीय जंतुओं का मुख्य गुण है। छोटे छोटे जैसे अमीबा, कोई पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनमें कॉलोनाइजेशन, निवहीकरण का, निवह बना के रहने का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है सोशल फॉर्मेशन, सामाजिक संगठन, एक ही जाति के जीवों के मध्य संगठन। जैसे मधुमक्खी है, अब मधुमक्खी में रानी होती है, मधुमक्खी में श्रमिक होते हैं, और मधुमक्खी में मेल भी होता है, और मधुमक्खी में छत्ते की सुरक्षा करने वाले भी होते हैं। ऐसे दीमक का संगठन है, शेर का संगठन है, बंदरों का संगठन होता है, हिरणों का संगठन होता है। तो ये सोशल फॉर्मेशन की गिनती में आते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर, पैतृक संरक्षण। अब पैतृक संरक्षण का मतलब आप जानते हो, अपनी जाति के सदस्यों का संरक्षण करना। जैसे माता पिता अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं, बच्चे अपने माता पिता का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार ये पैतृक संरक्षण की, पेरेंटल केयर की गिनती में आता है। ये था सेकंड ईयर का यूनिट, पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट के थर्ड दिन का। मैं आपके पीडीएफ भी डालता हूँ, मैं आपके यूट्यूब वीडियो भी डालता हूँ। आप जैसी सुविधा समझे वैसे नोट्सों का अध्ययन करें और रेगुलर अध्ययन करें, जिससे कि आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बनी रहे। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू।